Hello friends, in this lecture we will understand the 15% rule of the Lok Sabha and about the speaker. Hello friends, so in this lecture we will learn about the Council of Ministers and the Speaker of the Lok Sabha. ठीक है, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया कि जितने भी हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं ना उसमें उस टोटल मेंबर्स के, ठीक है, उस टोटल मेंबर्स के ओनली 15% जो मेंबर्स होंगे वही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। ठीक है, वही हमारे उतने ही मेंबर मिनिस्टर्स बन सकते हैं, मैक्सिमम मिनिस्टर्स उतने ही बन सकते हैं 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543। ठीक है, 543 का 15% क्या आता है 81, यानी कि लोकसभा के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ना मैक्सिमम नंबर्स 81 हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी है ERL, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर तभी होगा जब लेजिस्लेचर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी और एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, इसी वजह से ये कन्वेंशन को ऐड किया गया था अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसके से 15% जो मेंबर्स होंगे ना वही हमारे मिनिस्टर्स, उतने मैक्सिमम स्ट्रेंथ बन सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, नाउ ये क्यों किया गया कि जंबो साइज्ड मिनिस्टर्स ना हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स ना हो जाएं, इस वजह से ये चीज़ को लिमिट किया गया। इससे ये भी होता है कि पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए। पॉलिटिकल करप्शन कैसे हो सकता है कि मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी, बी पार्टी एंड सी पार्टी। ठीक है, बी पार्टी के मान लीजिए मैक्सिमम वोट हैं बट इतने नहीं है, 270 मतलब मान लीजिए 200 वोट है। ठीक है, बी पार्टी को और ए एंड बी सी। ठीक है, और इसके पास है मान लीजिए 95। ठीक है, इसके पास है 100। ठीक है, और पार्टी को विन होने के लिए कितने वोट्स चाहिए? उसको चाहिए 272 प्लस सीट्स चाहिए। ठीक है, तो बी पार्टी या तो इसके साथ अलायंस बना सकता है या तो इसके साथ अलायंस बना सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसने सी पार्टी को चूज किया, 95 वोट्स इससे इसको मिल गए, तो ये इसको मतलब कुछ एल्योर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देंगे ना, तो वो ये इसको क्लेम कर सकते हैं कि हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये पॉलिटिकल करप्शन का भी एक चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जब होंगी ना तो इससे करप्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग ने इसके साइज को कम ही रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर कम मिनिस्ट्रीज होती हैं तो गवर्नेंस यानी कि उसको डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, इस वजह से भी ये चीज़ लिमिट की गई है टू एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। ठीक है, ERL। ठीक है, इस वजह से। और ये आर्टिकल 75 में भी ये बात कही गई है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। ठीक है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर विथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा अंडर आर्टिकल 75, इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पीकर का क्या रोल होता है लोकसभा में। स्पीकर बेसिकली क्या होते हैं, जो लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम लोग स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का ये रोल होता है कि वो डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करते हैं हमारे हाउस में। वो क्या करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि हाउस की पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है ना वो स्मूथली फंक्शन करे। ठीक है, अब स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है कि जनरल इलेक्शन जो भी होते हैं ना, जनरल इलेक्शन होने के बाद जो न्यू लोकसभा जो बनती है तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम के तो स्पीकर कोई होते नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या किनको किसी पर्सन को उसी लोकसभा में से किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ स्पीकर प्रो टेम। ठीक है, और स्पीकर प्रो टेम जनरली वो मेंबर होता है हाउस का, उस लोकसभा का जो कि सबसे एल्डर होता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, करते हैं एज अ स्पीकर प्रो टेम। ठीक है, स्पीकर प्रो टेम बेसिकली एक टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। यूजुअली ये सीनियर मोस्ट एल्डर मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन
का यूज़ करते हैं सिमिलर टू ब्रिटिश प्रैक्टिस, ठीक है। ब्रिटिश प्रैक्टिस में भी ये चीज़ हुई है, उसी से हम लोग ने ये चीज़ लिया है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना उनको ओथ दिलाने का काम करते हैं। ये न्यू स्पीकर जो अपॉइंट होंगे ना उनके इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं और ये हाउस को टेम्परेली प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इनका ये 3 रोल होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं ना उनको ओथ दिलवाने का काम करते हैं, न्यू स्पीकर के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट हो गए वो करवाते हैं और ये हाउस को टेम्परेली प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। जब तक न्यू स्पीकर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक उनका रोल रहता है। जिस दिन वो न्यू स्पीकर अपॉइंट हो जाता है उस दिन से उनका रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब स्पीकर ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कैसे होता है कि स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय दी लोकसभा मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, जो जिसकी मेजोरिटी पार्टी होती है ना उसी के मेंबर को, किसी मेंबर को स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ स्पीकर, ठीक है। लेकिन वंस इलेक्टेड स्पीकर एक्सपेक्टेड टू रिमेन न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, ठीक है। बट उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इम्पार्शियल होगे। इसमें एक ये चीज़ गौर करना, एक बार मान लीजिए पार्टी ए है, ठीक है, पार्टी ए के कोई मेंबर को स्पीकर एज अ स्पीकर अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यूएसए में ऐसा है कि आप जो स्पीकर होगा ना वो उस पार्टी से रिजाइन कर देगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वो स्पीकर जो है ना वो उस पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, ठीक है। वो उस पार्टी में रह कर ही उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब एक और पोस्ट होती है डिप्यूटी स्पीकर की। डिप्यूटी स्पीकर बेसिकली लोकसभा से ही चुन के आते हैं। ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनरली ये ऑपोजिशन के पार्टी के कोई मेंबर होते हैं उनको एज अ डिप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जनरली ऐसा कन्वेंशन के दौरान किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब स्पीकर जो होते हैं वो स्पीकर अगर उस टाइम सेशन में नहीं होते वो या एब्सेंट होते हैं, तब ये डिप्यूटी स्पीकर का काम करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है स्पीकर की, जैसे वो ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीकर का डिसीजन होता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, फाइनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। और इनका ये होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है। ये इनका क्या काम होता है, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। So that's all for today. We will meet you in the next lecture and for more such videos. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.